हो गया नहीं। जय हिंद। एसकेपी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमन इकोनॉमिक्स के कक्षाओं के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूं। इकोनॉमिक्स में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, डेली आप सब क्लास भी कर रहे हैं, क्योंकि यह क्लासेस सिर्फ पैड बैच के बच्चों के लिए है, कि अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हुए पिछले क्लास में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को खत्म किए थे, मांग की लोच, इस टॉपिक को समझे थे और कुछ खत्म करने के बाद प्रश्न पत्र को भी हल किए थे। अब जितनी भी कड़ियां थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, प्रकार कितने होते हैं, उन प्रकारों के अंतर्गत प्रकार कौन कौन से होते हैं, या मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे मापते हैं, क्या फार्मूलाज होता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे, इससे एक रिलेटेड टॉपिक है। बेसिकली वह टॉपिक तो पब्लिक फाइनेंस का है, लोक वित्त का टॉपिक है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से डायरेक्ट रिलेटेड है और इससे कोरिलेट करके प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो आप में से काफी लोग कुछ प्रश्न पत्र भी हल करते रहते हैं और एक प्रश्न लगभग वहां से भी कोरिलेट करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से दे दिया जाता है। तो इसीलिए आज का क्लास जो मैं रखा हूं, आप हेडिंग देखे होंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच व करापात। तो इस जुड़े हुए टॉपिक्स को आज के क्लास में समझेंगे और सारी चीजों को देखेंगे। तो आप स्पष्ट कर दीजिए क्लास स्टार्ट करने से पहले कि ऑडियो और विजुअल बिल्कुल क्लियर है। शुभ संध्या आप सभी को। दीपा जी, डीके टेक, सुनील कुमार, सत्यम पाठक, अनुज, रेणु वर्मा, सुरेश महतो, विजय, नीलम, सुनील सहित जितने भी लर्नर्स जुड़े हुए हैं, शुभ संध्या आप सभी को। आप क्लियर कर दें कि ऑडियो और विजुअल बिल्कुल क्लियर है, फिर आगे हम क्लास में बढ़े। अरविंद प्रसाद, यस सर। शशि शेखर लिख रहे हैं क्लियर है। विजय कुमार क्लियर है सर। चलिए ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया हमें मिल गई और एक सिंबल मिल गया कि हमें क्लास में आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वह मांग की लोच व करापात है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्सेस इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मांग की लोच वर्सेस करापात, दोनों से जोड़कर कोरिलेट करके प्रश्न दे दिया जाता है। तो इसलिए यहां पे चूंकि अभी आप तुरंत हाल ही में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छे से समझे हैं, तो यहां पर यदि मैं इस बिंदु पे चर्चा करूं तो आपको काफी समझने में आसानी होगी। कई ऐसे लर्नर्स हैं जिनका नामांकन आज हुआ है, कई ऐसे लर्नर्स हैं जिनका नामांकन कल हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसके बाद, चूंकि क्लासेस तो 24 घंटा आप कभी भी देख सकते हैं, यदि लाइव के बाद वो क्लासेस, अभी तक के सभी क्लासेस एप्लीकेशन पर अपडेट है,
तो आप उसे देख लीजिएगा तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। जो नए बच्चे, जैसे हनुमान जी का एडमिशन आज हुआ है, कल पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मुर्मू जी संभवतः है झारखंड से, और भी कई बच्चे हैं जिनका नामांकन आज और कल हुआ है। तो प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिएगा तो चीजें ज्यादा सही होने लगेगी। और बाकी आगे से जो चलेगा वो तो अलग टॉपिक होगा, तो दिक्कत उसमें नहीं होगा। चलिए, काफी बच्चों का हमें कमेंट आ गया, सब क्लियर है, ठीक है। आइए, अब जैसा कि मैं कहा आपको कि इनमें जो आप यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे हैं, मांग की लोच को देख रहे हैं, इसे तो आप अच्छे से समझ चुके हैं। आज जो एक नई बात है आपको देखने को यहां मिल रही है वह है करापात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। दरअसल यह टॉपिक ही पब्लिक फाइनेंस का है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने के कारण हम उस टॉपिक को यहां पे साथ साथ समझ रहे हैं। तो जब आप करापात सुनते हैं या आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो साथ में 3 शब्द अक्सर आपको मिल जाता होगा और उससे सवाल भी रहता है, कराघात, करापात और कर विवर्तन। हमें अपने आज के क्लास के मेन मुद्दे पर आने से पहले संक्षिप्त में इस पर चर्चा कर लेना उचित होगा ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएं। बाकी ग्राफीय विश्लेषण और विस्तार से चर्चा जैसे प्रत्येक क्लास में मैं करता हूं वो मैं पब्लिक फाइनेंस में करूंगा, लेकिन आज के क्लास के बाद इससे प्रश्न गलत कभी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की, तो गलत कभी नहीं होगा। तो 3 बातें यहां पे है, थोड़ा सा मैं संक्षिप्तता से इसको लेकर चलना चाह रहा हूं। एक है आपका कराघात, कराघात। दूसरा है आपका करापात, करापात, जिससे कोरिलेट करके आज हम चीजों को देखेंगे। और तीसरी बातें हैं कर विवर्तन, कर विवर्तन। कराघात को इंग्लिश में हम कहते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स। और टैक्स के नाम सुनने पे तो काफी खुशी आती है और आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं कि आप लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। ईश्वर आप लोगों की क्रय शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि अब तो अभी आप कल परसों न्यूज से जुड़े होंगे, देख रहे होंगे कि जो भी नेसेसरी खाद्य पदार्थ है, अब दूध, दही, चावल, आटा भी आप खरीदते हैं तो उन पे भी आप जीएसटी पे करने के लायक बन रहे हैं। तो अच्छी भी बात है। हालांकि इन सब चीजों, इन सब मुद्दों को हम देखेंगे पब्लिक फाइनेंस में। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, दूसरी बात है करापात, इसे हम क्या लिखें, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और तीसरी बात है कर विवर्तन, और कर विवर्तन को कहते हैं टैक्स शिफ्टिंग, टैक्स शिफ्टिंग, टैक्स शिफ्टिंग। ये 3 बातें हैं, थोड़ा सा समझिए आप इसे कि ये दरअसल है क्या। इंपैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, और टैक्स शिफ्टिंग क्या होता है, कर विवर्तन क्या होता है। अब सरकार के द्वारा जब टैक्स लगाया जाता है तो निश्चित तौर पे किसी व्यक्ति या किसी संस्था पर कर आरोपित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा हो या राज्य सरकारों के द्वारा किए जा रहे हों। आप देख ही रहे हैं अभी जीएसटी का हाल। तो इंपैक्ट ऑफ टैक्स में हम क्या देखते हैं कि जिस व्यक्ति पर
या जिस संस्थान पर टैक्स लगाया जाता है सबसे पहले, यानी मौद्रिक भार जिस पर दिया जाता है, यानी इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि कराघात वह तात्कालिक मौद्रिक बोझ है। कराघात वह तात्कालिक मौद्रिक बोझ है, मौद्रिक बोझ है जो उस व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है, जो उस व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है, जिस पर कर लगाया जाता है, जिस पर कर लगाया जाता है। कहने का आशय यह है कि भुगतान वही व्यक्ति करता है जिस पर कि कर लगाया जाता है। कराघात, इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब है कि वह तात्कालिक मौद्रिक बोझ जो उस व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है जिस पर कर लगाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस पर टैक्स लगाया जाता है, अर्थात कराघात का मैं भी बात कर रहा हूं, इंपैक्ट ऑफ टैक्स का बात कर रहा हूं, क्या वही टैक्स पे करता है या क्या वह भी टैक्स पे करता है? तो अनेक स्थितियां इसकी हो सकती है जो आज के क्लास में चर्चा का प्रमुख बिंदु है। कोई स्थिति ऐसे भी हो सकती है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस लगाया गया, इंपैक्ट किया गया, कराघात किया गया, वही व्यक्ति वह या वह संस्था ही उस संपूर्ण टैक्स का वहन करे या करना पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है, आगे हम विस्तार से आज ही के क्लास में इसे देखेंगे, कि वह कुछ भी व्यय नहीं करे, टाल दे वह। अब जैसे मान लीजिए कि कोई विक्रेता है, वह कोई सामान 10 रुपये में बेच रहा है। अब गवर्नमेंट के द्वारा उस पर कर का आरोपण कर दिया गया, टैक्स लगा दिया गया, मान लीजिए 4 रुपया टैक्स लगा दिया, तो अब 14 रुपया उसका होना चाहिए। तो यदि उस वस्तु का मूल्य 10 रुपया है और गवर्नमेंट के द्वारा 4 रुपया उस विक्रेता पर या उत्पादक पर टैक्स लगा दिया गया, और फिर भी वह उत्पादक ग्राहक से 10 रुपया ही ले रहा है, कहने का तात्पर्य है कि जो 4 रुपया उस पर टैक्स इंपैक्ट किया गया, उसका वहन वह खुद किया। लेकिन सबका अपना अपना गोल होता है। अब उपभोक्ता जो मांग पक्षधर होते हैं, उनका अपना गोल होता है कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। आप पढ़ चुके हैं। उत्पादक वर्ग के जो लोग होते हैं, विक्रेता होते हैं, तो उनका भी अपना इच्छा रहता है, उसका भी अपना गोल होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिक हो। तो वह क्या चाहेगा, क्या कर पाएगा, यह निर्भर करेगा यही कि वस्तु का मांग की लोच या पूर्ति की लोच क्या है, जिस पर आज आगे चर्चा करना है। लेकिन कोई उत्पादक चाहेगा क्या? वह चाहेगा ना कि इस टैक्स को हम जनता पे शिफ्ट कर दें, अर्थात जो 10 रुपया था उसे 14 रुपया कर दें। जो सरकार के द्वारा टैक्स हम पर मतलब टैक्स कर का बोझ दिया गया, वह हम शिफ्ट कर दें आगे। अब जाने उपभोक्ता, क्रेता 14 रुपया दे, 4 रुपया हम टैक्स देंगे, 10 रुपया जो हमारा चल रहा था वह चलेगा, हमारा प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ा उस टैक्स का। तो दरअसल जिस व्यक्ति या संस्था पर टैक्स लगाया जाता है,
कराघात वह तात्कालिक मौद्रिक बोझ होता है, लेकिन करापात होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है कि अंततः फाइनली अंततः उस मौद्रिक बोझ का जो वहन करते हैं, फाइनली जिसे पे करना होता है वो होता है। यानी हम यहां पे कराघात के रूप में, करापात के रूप में, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के रूप में कह सकते हैं कि करापात उस व्यक्ति या संस्था के ऊपर होता है, उस व्यक्ति या संस्था के ऊपर होता है जो अंततः कर का मौद्रिक भार वहन करता है, जो अंततः कर का मौद्रिक भार वहन करता है, करापात क्या होता है कि अंततः जो उसका मौद्रिक भार वहन करता है। अब ऐसा हो सकता है, जो आप जनरली डायरेक्ट टैक्सेस में देखते हैं, उस सब का व्यापक चर्चा हम आगे करेंगे पब्लिक फाइनेंस में, कि एक ही संस्था पर कराघात भी हुआ और करापात भी हुआ, मतलब उन्हीं पे लगा और उन्हीं को पे करना पड़ा। लेकिन कई केसेस में यह भी होता है कि कराघात किसी पे लगा और करापात का असर किसी पे हुआ, यानी कि तात्कालिक मौद्रिक भार किसी पर लगा। अब मान लीजिए मेरा कोई कोर्स फी है 4000 का, मान लीजिए 4200 का कोर्स फी है, और सरकार के द्वारा कहा गया नहीं हम 18% जीएसटी लेंगे आपसे। तो अब हमारे पास यदि हम वही 4200 फी रखें, मैं आपको समझा रहा हूं, इन चीजों को ध्यान से समझिए, और जो हम 18% जीएसटी पे करते हैं वह हम ही पे किए, तो फाइनली क्या हुआ, कराघात करापात हम ही पे हुआ। एक ही व्यक्ति है, एक ही संस्था है, स्किप एकेडमी। लेकिन अब क्या चाहेगा कि भाई जो 18% 4200 का होता है उतना आप फी में ऐड कर दीजिए। मूल फी 4200 है, टैक्स इतना हुआ, टोटल फी है वो पेमेंट कीजिए। तो अब वो पेमेंट कौन किया, स्टूडेंट किया। तो जो करापात हुआ, जो वास्तव में अंततः कर का मौद्रिक वहन किसके द्वारा किया गया, स्टूडेंट के द्वारा किया गया, तो यह क्या होता है, करापात होता है। तो अलग अलग कंडीशन में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर हो सकता है और कराघात करापात अलग अलग व्यक्ति पर हो सकता है। इतना से मैं मानता हूं कि आप चीजें समझ जाएंगे। अब कर विवर्तन क्या होता है, टैक्स शिफ्टिंग क्या होता है, सीधा कि कराघात से करापात पर जाने की प्रक्रिया, प्रोसेस टू जंप फ्रॉम इंपैक्ट ऑफ टैक्स टू इंसिडेंस ऑफ टैक्स। एक लाइन में आप इन्हें कह सकते हैं कि यह क्या है, कर विवर्तन क्या है, तो कराघात से करापात पर जाने की प्रक्रिया, या इसी सेंस में यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि कर के मौद्रिक भार को दूसरे पर टालने की प्रक्रिया। कर के मौद्रिक भार को दूसरे पर टालने की प्रक्रिया, अब देखिए कि आज के क्लास में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि मांग की लोच और करापात का कैसे क्या संबंध होता है,
किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और कैसे हम सही करेंगे। नेक्स्ट पेज में ले रहा हूं और अर्थव्यवस्था की यदि बात किया जाए तो इतना तो आप कह ही सकते हैं कि भाई एक पक्ष जो है मांग पक्ष है और दूसरा पूर्ति पक्ष है। दो पक्ष, एक आपका डिमांड साइड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मांग पक्ष, और दूसरा पूर्ति पक्ष। दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष की यदि बात किया जाए तो हम किसे कहेंगे, मतलब मांग पक्ष के अंतर्गत हम किसे रखेंगे, तो उपभोक्ता जो डिमांड करता है, मांग करता है, तो इसे हम यहां पे उपभोक्ता लिख दे रहे हैं, उपभोक्ता। और यहां पे जो हम आगे चर्चा करेंगे क्रेता और विक्रेता के संदर्भ में करेंगे, इसी से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो क्रेता और विक्रेता के संदर्भ में यदि हम बात करें तो मांग पक्ष डिमांड साइड में क्या हो जाएगा, उपभोक्ता अर्थात कौन, क्रेता, क्रेता खरीदने वाला, बायर्स। और पूर्ति पक्ष की यदि बात किया जाए तो यदि हम पहला शब्द उपभोक्ता रखें तो पूर्ति पक्ष में हम किसे रखेंगे, उत्पादक, उत्पादक। और यदि हम क्रेता के संदर्भ में पूर्ति पक्ष में बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, विक्रेता, सेलर। एक पक्ष हमारा क्रेता है डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में, कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, और दूसरी ओर हमारा प्रोड्यूसर, उत्पादक, विक्रेता है जो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स का भाग है। अब देखिए सबका अपना अपना गोल होता है, या आप पहले पढ़ चुके हैं कि एज ए कंज्यूमर, एज ए उपभोक्ता का अपना गोल होता है कि संतुष्टि अधिकतम हो, और ये सब आप देख चुके हैं कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और बाकी सारी चीजें सभी अलग अलग विद्वानों का अपना जो विश्लेषण है, चाहे मार्शल हो, हिग्स एलन हो, सैमुअल्सन हो, अदर्स। तो यहां पे यदि मैं अब मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, उत्पादक है या विक्रेता है, और वह उस किसी वस्तु को वह विक्रेता है तो बेच रहा है, किसी वस्तु को उनके द्वारा बेच रहा है। तो मान लीजिए कि किसी वस्तु का प्राइस जो है वह उसके द्वारा 10 रुपया और 10 रुपया रखा गया था। अब आज के क्लास में हम टैक्सेशन के संदर्भ में रिलेटेड करके बात कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि प्राइस 10 रुपया था, तो स्वाभाविक है कि उपभोक्ता, क्रेता जो उसे खरीद रहा था, डिमांड कर रहा था, उनके लिए 10 रुपया दे रहा था और उस वस्तु को खरीद रहा था, परचेज कर रहा था। अब क्या किया गया कि गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स इंपोज कर दिया गया। अब मैं आपको समझाने के लिए कोई सिंपल उदाहरण रखता हूं कि जैसे मान लीजिए कि 4 रुपया टैक्स यहां पर रख दिया कि 4 रुपया जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा इस वस्तु के उत्पादन के लिए या बिक्री के लिए, जो भी है। कुछ कमेंट आ रहा है, श्रेया शुक्ला गुड इवनिंग, सॉरी फॉर लेट। अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन समय से भाई अलार्म लगा, कैसे इतने दिनों से क्लास चल रहा है, कैसे लेट हो जाएगा। तो अब देखिए क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती है, इसे समझिए आप। क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती है। सबसे पहले उत्पादक क्या चाहेगा कि ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी आप देखे करापात
इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो सबसे पहले तो उत्पादक या विक्रेता यह चाहेगा कि भाई टैक्स जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया गया है तो उसे हम टाल दें, नहीं तो कराघात भी हम ही पे, करापात भी हम ही पे, उसे हम टाल दें। तो स्वाभाविक है विक्रेता किसके ऊपर टालना चाहेगा? क्रेता के ऊपर। तो एक तो स्थिति यह हो सकता है कि अब आफ्टर टैक्स जो न्यू प्राइस है, P1 मैं यहां पे इंडिकेट में लिख रहा हूं, न्यू प्राइस P1, अब यह 10 + 4 = 14 रुपया कर दे। एक स्थिति यह हो सकता है, एक स्थिति यह हो सकता है। यानी कि उत्पादक वर्ग के हाथ में क्या है कि पूर्ति को नियंत्रण कर, उसका अधिकार मांग पे तो है नहीं, पूर्ति पर नियंत्रण कर वह यह कोशिश करता है कि जो हमारे ऊपर टैक्स लगाया गया है उसे हम शिफ्ट कर दें क्रेता के ऊपर। अब पूर्ति के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको होगी कि यदि पूर्ति कम कर दिया गया और डिमांड उतना ही है, पूर्ति पे नियंत्रण कर लिया गया विक्रेता के द्वारा, तो डिमांड उतना ही यदि है तो उसका प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यही जो टैक्स लगाया वो प्राइस बढ़ा के डिमांड सप्लाई के बीच संतुलन बना लेंगे। तो एक तो स्थिति यह हो सकता है कि अब उसका मूल्य 14 रुपया हो जाए, और ऐसा स्थिति में क्या होगा कि संपूर्ण वहन कर का संपूर्ण वहन किनके द्वारा किया गया? क्रेता के द्वारा। विक्रेता पे तो कुछ पड़ा नहीं, पहले 10 था, 4 टैक्स पड़ा, 14 रुपया ले लिया, 4 टैक्स दिया, 10 अपना जैसे था वैसे था। अब है P1 की स्थिति में, अब विक्रेता तो चाहते हैं, इनके हाथ में क्या है? पूर्ति। तो पूर्ति को नियंत्रण कर यह क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या इनकी क्षमता है कि ये वाला जो है उत्पादक वाले कि पूर्ति को नियंत्रण कर, पूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, पूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, या हम कह सकते हैं कि पूर्ति को नियंत्रित कर, पूर्ति को लिखा है ना तो नियंत्रित ही सही शब्द होगा, नियंत्रित कर क्या करेगा कि करभार को क्रेता पर टालने का कोशिश करेगा। पूर्ति को नियंत्रित कर करभार को क्रेता पर टालने की कोशिश करेगा। एक कोशिश में यह हो सकता है, लेकिन अब मांग पक्ष के लोग अर्थात उपभोक्ता वर्ग के लोग, क्रेता वर्ग के लोग जो हैं, ये चुप तो नहीं बैठेंगे। भाई प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। आप जानते हैं लाभ डिमांड आप पढ़े हैं, सबसे पहले इलास्टिसिटी जिस दिन शुरू हो रहा था कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड इन जनरली कम हो जाती है। तो उत्पादक या विक्रेता का देख रहा है कि पूर्ति को नियंत्रण कर हम क्या करें, क्रेता पर टालने का कोशिश करें, और क्रेता वर्ग के लोग यह क्या करते हैं, इनका परिघात करते हैं, प्रतिवाद करते हैं, विरोध करते हैं, और यह भी मांग के आधार पर यह कोशिश करते हैं कि यह टैक्स वाला बर्डन हम पर नहीं पड़े बल्कि क्रेता पे ही पड़े, क्रेता ही वहन करे। तो दूसरी ओर जो मांग पक्ष के लोग हैं यानी क्रेता, इनमें क्या चल रहा है कि मांग पर नियंत्रण, भाई इसका पूर्ति पर नियंत्रण, इसका मांग पर नियंत्रण है। तो मांग को नियंत्रित कर, मांग को नियंत्रित कर, मांग को नियंत्रित कर प्रतिघात करता है। मांग को नियंत्रित कर यह चाहता है, यह चाहता है कि ये जो टैक्सेस अलग से लगा है, टैक्स कौन वहन करे, विक्रेता वहन करे। विक्रेता
वहन करे, ऐसा क्या किया जाता है, इनके द्वारा भी कोशिश की जाती है। एक पक्ष क्रेता वाला चाह रहे कि पूरा का पूरा जो है विक्रेता वहन करे, हम क्यों प्राइस देंगे अधिक, और दूसरी तरफ विक्रेता चाह रहे हैं भाई पूरा का पूरा क्रेता कहे, हम क्यों, सरकार टैक्स किए हैं आप भरिए। तो अब इन दोनों के बीच क्या होने लगता है, सौदेबाजी होने लगती है। दोनों के बीच क्या होने लगता है, समझिएगा इन चीजों को, उत्पादक वर्ग यानी विक्रेता और क्रेता वर्ग, इनके बीच क्या हो रहा है, सौदेबाजी हो रहा है, इनके बीच सौदेबाजी हो रही है, बार्गेनिंग। अब जो सौदेबाजी हो रही है, तो सौदेबाजी में क्रेता का क्या सौदेबाजी करने का उद्देश्य होगा कि पूरा का पूरा तुम टालो, तुम मतलब विक्रेता वहन करे, और इस सौदेबाजी में विक्रेता का मोटिव क्या होगा, गोल क्या होगा कि पूरा का पूरा क्रेता वहन करे। तो क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि पूरा का पूरा सचमुच विक्रेता को वहन करना पड़े, कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो पूरा का पूरा क्रेता को वहन करना पड़े, कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि भाई ठीक है थोड़ा हम सह लेते हैं, थोड़ा तुम सह लो, बराबर बराबर। एक स्थिति यह भी हो सकता है कि विक्रेता वाले कहे कि नहीं नहीं आप अधिक सहिए हम कम सहेंगे, और एक ये भी हो सकता है कि क्रेता कहे विक्रेता को आप अधिक सहिए हम कम सहेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर एक औजार है, पूर्ति पक्ष पर नियंत्रण है क्रेता का, विक्रेता का, और मांग पक्ष पर नियंत्रण है क्रेता का। तो अब देखिए एक स्थिति तो ये हो सकती है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो सौदेबाजी हो रहा है, ये जो सौदेबाजी हो रहा है क्रेता और विक्रेता के बीच, तो इस सौदेबाजी में जीतेगा कौन, किसका पलड़ा भारी होगा, यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है उस वस्तु की मांग की लोच पर। यानी ये सौदेबाजी जो है यह किस पर निर्भर करेगी, यह सौदेबाजी किस पर निर्भर करेगी, डिपेंड करेगी यहां पे, तो इलास्टिसिटी, जो भी वस्तु है जिस पर टैक्स इंपोज किया गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शॉर्ट में लिख रहे हैं, अब तो इतना आप पढ़ ही चुके हैं, पूरा समाप्त हो चुका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उस वस्तु का मांग की लोच एवं मांग की पूर्ति के आधार पर यह सौदेबाजी तय होता है कि किनका पलड़ा भारी रहेगा। और दो इंपॉर्टेंट बिंदु को भी आप यहां पे समझिए कि यदि क्रेता की सौदा करने की शक्ति अधिक है, दो महत्वपूर्ण बातों को यहां पे नोट कर रहा हूं, प्रश्न काफी पूछा जाता है कि यदि क्रेता की सौदा करने की शक्ति अधिक है, यदि क्रेता की सौदा करने की शक्ति अधिक है, तो फाइनली क्रेता वाले का क्या गोल है कि सबका सब विक्रेता वहन करे। तो यहां पे यदि वह मजबूत है, इनका पक्ष अधिक शक्तिशाली है क्रेता, तो फाइनली इसका परिणाम क्या होगा कि करापात का अधिक भार विक्रेता को वहन करना पड़ेगा। यानी कर भार, करापात का अधिक भाग विक्रेता को वहन करना पड़ेगा। बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत अधिक है, विक्रेता को झुकना पड़ेगा। और दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत दूसरी बात है कि यदि विक्रेता
यदि विक्रेता की सौदा करने की शक्ति अधिक है, मोर पावरफुल यदि वह है, तो यहां पे क्या होगा कि करापात का अधिक भाग, करापात का अधिक भाग यहां पे क्रेता को वहन करना पड़ेगा, क्रेता को वहन करना पड़ेगा। तो कहेगा भाई इतना ही है, तुम्हारे जैसा ढेर सारा ग्राहक आता है, लेना है तो लो, नहीं शाम तक ये भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश करेगा कि अधिक जो है क्रेता वहन कर, भाई क्या करेगा। यानी कि यहां पे जो क्रेता की सौदा करने की शक्ति अधिक है तो विक्रेता को अधिक करना पड़ेगा, और विक्रेता को सौदा करने की शक्ति यदि अधिक है तो क्रेता को अधिक वहन करना पड़ेगा। और ये सब चीजें किस पर निर्भर कर रहा है, तो सब चीजें निर्भर कर रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस जो भी वस्तु है उस वस्तु का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कोरिलेट करते हुए कि कब क्या कैसा होगा जो कराघात करापात विक्रेता वहन करे, क्रेता वहन करे, दोनों करे, कोई अधिक करे कोई कम करे, इन सभी स्थितियों में। तो यहां पे थोड़ा सा चर्चा रुक गया था, इस पर भी मैं पूरा करना चाह रहा हूं। पेज का, हाँ यहां पे तो एक स्थिति देखिए, यहां पे क्या हो सकती है कि प्राइस 14 हो जाए, पूरा का पूरा टाल दिया क्रेता पर। दूसरा यह हो सकता है इस स्थिति में P2 की प्राइस 10 ही रहे। इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण जो भार है विक्रेता को सहन करना पड़ा। तो एक तो यह स्थिति है कि पूरा का पूरा क्रेता, पूरा का पूरा विक्रेता। तीसरी क्या स्थिति हो सकती है, भाई कुछ आप सह लीजिए, कुछ मैं सह लूं, थोड़ा आप थोड़ा मैं, थोड़ा दूर आप चलिए थोड़ा दूर मैं चलूं, फिर जो है रिक्शा कर लिया जाएगा। तो P3 तीसरा प्राइस क्या हो सकता है कि 12 रुपया रख दे कि चलिए भैया 10% सच में इनका दाम था, 4 रुपया सरकार लगा दिए टैक्स, तो 2 रुपया हम सह लेते हैं, 2 रुपया आप सह लीजिए, 12। कुछ ऐसा भी स्थिति हो सकता है P4 कि कहे कि दाम हम 13 रखेंगे, यानी अधिक भाग। देखिए 4 आया था एक्स्ट्रा बोझ टैक्स के रूप में, और 3 इनमें से क्रेता पर थोप रहा है, यानी क्रेता पे यहां पे अधिक लग रहा है। P5 क्या हो सकता है, पांचवा स्थिति क्या हो सकता है, दाम 11 रुपया रखे, चलिए कुछ आप सह लीजिए बाकी सब हम सह लेंगे, 4 एक्स्ट्रा आया, 3 रुपया हम सह ले रहे हैं, 1 रुपया कम से कम आप सह लीजिए, नहीं तो अधिक दबाव हो जाएगा मेरे ऊपर। और ये इतना आराम से नहीं होगा, इनका बस एक ही गोल है कि पूरा का पूरा शिफ्ट कर दे। नियंत्रण किस पे है, पूर्ति पे, और क्रेता पक्ष का एक ही गोल है, अरे कहीं टेस्ट होकर गलत कुछ तो नहीं लिखा गया, बैक कर दे, हाँ। और क्रेता पक्ष का एक ही गोल है कि भाई पूरा आप सही है, हम क्यों सहेंगे। तो इन सब के बीच की स्थिति कुछ इस प्रकार का 5 हो सकता है, और इन्हीं 5 में आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 5 प्रकार पढ़े हैं। कीमत इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की यदि बात किया जाए तो ऐसे आप 3 पढ़े हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद कीजिए पिछले क्लास को, मांग की कीमत लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आय लोच, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच या तिर्यक लोच। और कीमत में जब आप आगे बढ़े तो 5 प्रकार देखे थे, कुछ उसी 5 प्रकार का जिक्र हम यहां पे कर रहे हैं एक एक करके, और आप इसे समझिएगा। और इसके बाद हमें नहीं लगता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी भी आपसे गलती हो जाए, और खूब पूछा जाता है। पुनः कुछ कमेंट हमें आया है वीनू बघेल जी का, सर आपने आर्क मेथड वाला टॉपिक नहीं भाई, आप पढ़े नहीं होंगे, आर्क वाला करवाया हूं। आप लोग बताइए भाई, आर्क मेथड वाला
करवाए हैं कि नहीं उस पर सवाल भी कराए हैं। अच्छा प्रमोद जी अभी जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग लिख रहे हैं, चलिए ठीक है, गुड इवनिंग। बीनू जी करवाए हुए हैं, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। अभी एप्लीकेशन पर कुछ आज अपडेट हुआ है, एक आध दो क्लास जो लास्ट में थी तो उसे आपको लास्ट में मिल गया होगा, आप उसे देख लीजिएगा। आप हो सकता है जब पढ़ रहे हो एप्लीकेशन पे वो अपडेट नहीं होगा, 2-3 लगभग 1-2 क्लास रहा था तो मैं कल आज ही उसको अपडेट किया हूं, तो हो सकता है अब आप शाम में पढ़ें तो आपको मिल जाए। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं फिर एक एक चीजों को लेकर, और देखिए क्या क्या आप देखे थे उन सबको मैं कोरिलेट यहां पे बड़ा संक्षेप में कर रहा हूं, क्योंकि आप काफी विस्तार से मांग की लोच को पढ़ चुके हैं, तो सभी बातों को यहां पे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ हो नहीं पाएगा। चलिए हम 2 भाग में बांट देते हैं, 1-2 कर लेते हैं, फिर दूसरी स्लाइड में 3 ले लेंगे। देखिए एक स्थिति आप क्या देखे थे, एक स्थिति आप देखे थे कि मांग की लोच जब पूर्णतः लोचदार था, पूर्णतः लोचदार मांग की लोच, पूर्णतः लोचदार मांग की लोच। और इसे आप इंडिकेट क्या कहते हो, होता क्या है आप विस्तार से पढ़ चुके हैं इससे पहले, और इंडिकेट इसे क्या कहते थे, इसका मतलब क्या हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफिनाइट, अनंत होता है। और ग्राफ आपको यदि याद हो रहा हो तो कुछ इस प्रकार का आप ग्राफ देखे थे, कुछ इस प्रकार का ग्राफ देखे थे कि इस तरीके का आपका यह OX एक्सिस हो गया, OY एक्सिस हो गया, यह आपका P है, और ऐसा आप देखे थे। और फिर से हमें डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा या रिमाइंड कीजिए आप कि यह कैसा स्थिति था कि मूल्य में अति सूक्ष्म थोड़ा सा छोटा सा परिवर्तन होता है तो मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन इन द सेंस बोथ डिक्रीज एज वेल एज इंक्रीज। तो यदि मूल्य में अति अल्प वृद्धि होती है, पता भी नहीं चल रहा है यहां पे कितना वृद्धि कितना कमी हुआ, तो डिमांड घट के शून्य, और मूल्य में अति अल्प कमी हो तो डिमांड बढ़ के अनंत। ये सिचुएशन आप देखे थे। अब सोचिए कि जब किसी वस्तु का वह पूर्णतः लोचदार हो, सोचिए एक बार, तो किसे वहन करना चाहिए, कौन वहन करेगा, इन 5 स्थिति में क्या होगा, सोचिए। यहां पे संपूर्ण भाव, क्योंकि थोड़ा सा समय को ध्यान में रखना पड़ रहा है तो आपकी प्रतिक्रिया में कुछ कम ले रहा हूं, लेकिन आप लोग जो भी मैं प्रश्न करूं तुरंत उसका उत्तर देना शुरू कर दीजिए। अच्छा ये यदि मैं कहूं कि इस समझौते में दोनों चाहेगा थोड़ा थोड़ा बांट लें, कुछ ऐसा स्थिति, तो क्या संभव होगा, क्या ऐसा हो सकता है, जल्दी बताइए। या इन 5 स्थिति में क्या बेहतर होगा, यहां पे क्या ऐसा सिचुएशन बनना चाहिए या बनेगा फाइनली मार्केट में। ऐसा होगा कि यदि पूर्णतः लोचदार वस्तु है तो यहां पे पूरा का पूरा कर भार विक्रेता को वहन करना पड़ेगा। सोचिए क्यों भाई, कुछ भी क्रेता पे नहीं टाल पाएगा, क्यों, क्योंकि यदि वह टैक्स को प्राइस में शामिल करता है और प्राइस में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी, और आप जान चुके हैं इसका नेचर। पूर्णतः लोचदार, मैं इंग्लिश भी आज नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत विस्तार से मैं बता चुका हूं आपको। तो थोड़ा सा अति अल्प यदि प्राइस में वृद्धि हुआ तो मांग घट के शून्य हो जाएगा, और क्रेता ऐसा गलती करेगा कि प्राइस में हम थोड़ा सा ऐड कर दिए और डिमांड ही घट के शून्य, उसका पूर्ति ही ठप हो गया, मतलब कोई ले ही नहीं रहा है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा गलती नहीं होगा। तो आप याद रखिए कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा, पूर्णतः लोचदार मांग जब होगा तो ऐसे कंडीशन में पूरी की पूरी राशि कर भार किनके द्वारा वहन किया जाएगा, कर भार पूर्णतः विक्रेता पर पड़ेगा। यहां पे ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि कर भार
पूर्णतः विक्रेता पर पड़ेगा, विक्रेता पर करेगा, मतलब कि पूरा भार जो है विक्रेता यहां पे वहन करेगा, वही उठाना चाहेगा, क्योंकि यदि क्रेता पर थोपता है तो डिमांड करके शून्य हो जाएगा। ऐसा पूर्णतः लोचदार मांग का नेचर होता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक उत्तर मिल गया। कुछ आपका प्रतिक्रिया, सुशील मोदी विक्रेता करेगा, ठीक है। सत्यम पाठक भी विक्रेता करेगा। विक्रेता तो करेगा, लेकिन पूरा का पूरा विक्रेता करेगा, ये नहीं कि थोड़ा आप सह लीजिए थोड़ा हम सह लें, ऐसे वाली बात नहीं होगी यहां पे। अब यदि हम पूर्णतः बेलोचदार, इसके बाद आप क्या देखे थे, पूर्णतः बेलोचदार मांग। ये सारी बातें आज की क्लास की नहीं है भाई, ये तो पहले पढ़े हैं आप। पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। और इसे हम कैसे लिखते हैं, याद कीजिए, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या था, 0 था। अब यदि कोई वस्तु पूर्णतः बेलोचदार है, इसका ग्राफ क्या देखे थे, जरा मैं आपको याद दिलाने का कोशिश करूं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, डिमांड लाइन ये ऐसा था और कुछ इस तरीके से था, ओ एक्स ओ वाई और पी मान लीजिए पी था, और प्राइस बढ़ के P1 हो गया तो भी डिमांड OQ ही हो रहा है, प्राइस घट के P2 हो गया तो भी डिमांड OQ ही हो रहा है। यानी प्राइस घटे या बढ़े, डिमांड पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा आप पढ़ चुके हैं। पूर्णतः बेरोजगार मांग का नेचर ये होता है। जैसे दवाई हो गया, कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें कि यह नेचर पाया जाता है। तो अब तो उत्पादक को पता है कि भाई प्राइस बढ़े या घटे, इनको इतना डिमांड करना ही है, जाएगा कहाँ? तो वह क्या चाहेगा, ऐसा गलती कभी करेगा कि भाई थोड़ा तुम थोड़ा में, कहेगा नहीं, पूरा का पूरा 14 रुपया पूरा का पूरा शिफ्ट कर देगा क्रेता पे, लेना है तो लीजिए नहीं तो जाइए। तो जब किसी वस्तु का नेचर पूर्णतः बेलोचदार हो, पूर्णतः बेलोचदार मांग हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 हो, जो आप पढ़ चुके हैं पहले किसका सिंबल होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, करभार पूर्णतः क्रेता वहन करेगा। करभार मतलब संपूर्ण करभार क्रेता को वहन करना पड़ेगा। किसी भी रूप में प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न पूछा जाता है हर एक एग्जाम में आज के क्लास से। करभार पूर्णतः, जो शब्द का प्रयोग किया उसी से करते हैं रिलेटेड। पूर्णतः क्रेता, बायर्स पूरा का पूरा क्रेता के ऊपर उछल देगा। अब देखिए बाकी स्थिति क्या थी, इनके बीच की स्थिति थी कि यदि पूर्णतः बेरोजगार है तो संपूर्ण कौन वहन, विक्रेता, और एकदम नहीं है लोचदार अर्थात पूर्णतः बेलोचदार है संपूर्ण क्रेता। अब यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो विक्रेता ज्यादा करेगा, मांग की लोच इकाई से कम है तो क्रेता ज्यादा करेगा। तो इस तरीके से बाकी का जो 2 स्थिति, टोटल 5 स्थिति होता है, ये 2 हो गया। अब आगे का क्या स्थिति है, 2 के बाद तीसरा, चौथा और 5वां। यह तीसरा, चौथा और 5वां क्या स्थिति है कि एक आप क्या देखे थे कि मांग की लोच इकाई से अधिक, मांग की लोच इकाई से अधिक। यहां यह भी मैं बताता हूं, थोड़ी फाइनेंस में यह भी बताता हूं कि कितना क्रेता कितना विक्रेता, दोनों चीजों को, लेकिन यहां पे मैं कोरिलेट करके बता रहा हूं। वहां पे हम देखेंगे काफी विस्तार से कि जो आपका फाइनली प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, वो किसी हाल में गलत ना हो। किस पर कितना ये प्रश्न रहता है, इसका आपको उत्तर आसानी से यहां से मिल जाएगा इस कॉन्सेप्ट के सहारे जो आप अभी हाल ही में पढ़े। अब मांग की लोच इकाई से अधिक कैसे इसे इंडिकेट करते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या लिखते हैं, इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन 1। अब इन्हीं दोनों बातों से जो आप पीछे देखे, इन्हीं के आधार पर आप इसे कोरिलेट करके जान सकते हैं कि यहां पे विक्रेता पर कर भाग अधिक पड़ेगा और क्रेता पर
कम पड़ेगा, क्योंकि मांग की लोच उस वस्तु की जितनी अधिक होगी, पूर्णता था तो सब विक्रेता पे करना पड़ता था, विक्रेता को उतना अधिक वहन करना पड़ेगा, अर्थात क्रेता का पलड़ा उतना भारी होगा, वहां उतना मजबूत होंगे, बार्गेनिंग सौदाबाजी में उतना आगे रहेंगे ये, क्योंकि भाई यही कहेगा ना पूर्णता होगा तो बढ़ाइए, जरा सा बढ़ाइए, हम लेंगे नहीं, डिमांड ही शून्य हो गया। और जब तक डिमांड होगा नहीं तो जो भी प्रॉफिट मिलना था वो भी नहीं मिलेगा विक्रेता को। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यदि यहां पे अधिक है तो क्या होगा यहां पे कि विक्रेता अधिक वहन करेंगे, विक्रेता करभार जो है विक्रेता अधिक वहन करेंगे, अधिक वहन करेंगे, और साथ ही साथ यहां पे क्रेता करभार जो है क्रेता यह क्या करेंगे, कम वहन करेंगे। यहां पे पूरी बात नहीं होगी कि या तो आप ही पूरा या पूरा मैं ही, ऐसी बात नहीं होगी, बल्कि कहेंगे ठीक है कुछ हम आप कर लीजिए, लेकिन उनमें से ज्यादा वहन करना पड़ेगा किसको, विक्रेता। नीलम कुमारी, विक्रेता टैक्स भार वहन ज्यादा करे, हाँ बिल्कुल टैक्स का जो भार है वह ज्यादा वहन करेगा। अब ठीक इसका उल्टा यदि कर दे हम, मांग की लोच इकाई से कम, जल्दी से बताइए तब क्या होगा, मांग की लोच इकाई से कम यदि हो, और इसे क्या कैसे इंडिकेट करते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो फाइनली ऐसा कंडीशन में क्या होगा, पूर्णतः बेलोचदार था तो पूरा का पूरा क्रेता को वहन करना पड़ता था, और लोच इकाई से कम है यानी कि अधिक भार यहां पे किसे वहन करना पड़ेगा, क्रेता को। उसी से आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, यहां पे करभार क्रेता को यहां पे अधिक वहन करना पड़ेगा, अधिक वहन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ दूसरी बात है, साथ ही साथ कि करभार विक्रेता को क्या करना पड़ेगा, कम वहन करना पड़ेगा। एक सिचुएशन अब और बचा है, यह सिचुएशन कि जब मांग की लोच इकाई के बराबर हो, जब मांग की लोच इकाई के बराबर हो, ऐसा यही 5 सिचुएशन आप पढ़े थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो जब मांग की लोच इकाई के बराबर हो, अर्थात यहां पे क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं ईडी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ये ऐसे ही 1 लिखें, ये कुछ और रूप धारण कर लेगा 1। तो यहां पे क्या होगा कि भाई दोनों बराबर कर लेगा। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ऐसे में क्या होता है कि जिस अनुपात में प्राइस बढ़ता है उसी अनुपात से डिमांड घट जाता है, तो इक्वल काम होता है। तो यहां पे क्या होगा कि करभार जो है क्रेता और विक्रेता दोनों क्या करेगा, बराबर कर ले, दोनों बराबर कह दीजिए, या यदि इसी के लिए ये शब्द आप लिख सकते हैं आधा, ठीक है ये। तो इस तरीके से इस 5 रूप में खूब प्रश्न पूछा जाता है, सप्लाई भी दे देता है, उस पर भी अभी मैं बड़ा एक झटके में आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। नीलम कुमारी, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। सुशील मोदी भी कह रहे हैं बराबर करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इस 5 स्थिति में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देकर प्रश्न पूछा जाता है। अब आप इसे पहले 2 चीजों से
इस कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हैं चूंकि, तो पूर्णतः लोचदार पूर्णतः बेलोचदार के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर जान लीजिए कि पूर्णतः बेलोचदार है मतलब कि ऐसा वाला फिगर, और इसका मतलब है कि प्राइस पूछो उसको लेना ही पड़ेगा, उतना ही डिमांड होगा, तो पूरा का पूरा शिफ्ट कर देगा। और यहाँ पे जस्ट उल्टा, और इन्हीं के बीच की स्थिति को आप याद कर लीजिए। तो यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप जान गए, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में यहां पर कुछ नहीं रखा है, बस आप इसे ध्यान में रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पर्पज से गलत आपका नहीं होगा, बाकी चर्चा पब्लिक फाइनेंस में किया जाएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन भी बनाते हैं, एग्जाम भी आते रहता है, तो कभी इससे गलत ना हो, इससे जुड़ा हुआ चीज था तो मैं यहां पे ले लिया। अब देखिए यहां पे क्या देखे आप, 5 चीजें देखे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले डिमांड वाला बात हुआ था, क्या था यहाँ पे, इन्फिनाइट। 2 भागों में बांट देते हैं इनको, पहली स्थिति, इसके बाद क्या था, ED इज इक्वल टू 0, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या था कि ED इज ग्रेटर देन 1, तीसरी कि ED इज लेस देन 1, और ED इज इक्वल टू 1। यही था पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, मांग की लवचिकाई से अधिक, मांग की लवचिकाई से कम और मांग की लवचिकाई के बराबर। अब यही चीज हम कर देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनाइट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। यहां से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो यदि आपको मांग की लोच जो आप कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में चर्चा हुई नहीं है, तो इस आधार पे आप ये बातें भी आसानी से जान सकते हैं और किसी भी हाल में गलत नहीं होगा आपसे। एक बात यदि आप जानते हैं तो प्रश्न चाहे उल्टा पूछे, घुमा के फिरा के जैसे भी पूछे, कम से कम एग्जाम में या प्रश्न सॉल्व करते समय तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए ऐसे में आपका अभी अभी ये सारा देख चुके हैं, ये वाला सिचुएशन अभी अभी पूरा देख चुके हैं आप कि ED जब इन्फिनाइट होता है तो क्या होता है, पूर्णतः विक्रेता, पूरा का पूरा भार विक्रेता को वहन करना पड़ता है। 0 होता है तो क्या होता है, अभी आप देख चुके हैं, पूर्णतः क्रेता को वहन करना पड़ता है। ग्रेटर देन रहता है तो क्या होता है, विक्रेता अधिक और क्रेता कम, एक ही में इंडिकेट करके लिख रहा हूं मैं। और यदि लेस देन रहे तो यहां पे क्या देखे कि क्रेता कर भाग अधिक वहन करता है और विक्रेता कम, और ED 1 था तो क्रेता और विक्रेता दोनों बराबर कर लेता है, आधा कर लेता है। ये सिचुएशन अभी आप देख चुके हैं। अब जस्ट इनके आगे प्रश्न ये बचता है, सर सप्लाई वाला आ जाएगा तब क्या करेंगे, मांग की पूर्ति इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम, या मांग की पूर्ति पूर्णतः लोचदार पूर्णतः बेलोचदार, तब क्या करेंगे। तो एक को आप कॉन्सेप्चुअल बल पर याद कर लिए हैं, सीख लिए हैं, और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। ये तो आपसे गलती नहीं होगा, उल्टा करके देख लीजिए क्या रहा है, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी यदि इक्वल रहे तब तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्रेता और विक्रेता दोनों बराबर। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अनंत था तो पूर्णतः विक्रेता, यहां पे क्या हो जाएगा सप्लाई वाले में, पूर्णतः क्रेता। ये पूर्णतः क्रेता है तो यहां पे हो जाएगा आपका पूर्णतः विक्रेता। तो प्रश्न क्या पूछा गया है उसके अनुसार उत्तर क्या करना है। विक्रेता अधिक है तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेता अधिक, और यहां पे क्रेता अधिक है तो यहां पे क्या हो जाएगा, विक्रेता अधिक, और बाकी चीजें तो आप दोनों बराबर स्थिति देख लिए। तो इस तरीके से चाहे कोई भी प्रश्न पूछे, अब इससे ज्यादा प्रश्न इस पे बनता नहीं है, तो इससे ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं जा सकता है, और एक प्रश्न पूछा जाता है तो लगभग इसी में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो आसानी से इस आधार पे आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। सुष्मिता सिंह लिख रहे हैं तो क्रेता और विक्रेता दोनों बराबर, हाँ बिल्कुल, आप नीचे वाला का आखिरी वाले की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। तो इस तरीके से
किसी वस्तु के मांग की लोच से रिलेटेड करके टैक्सेशन का वो अलग टॉपिक है, आपका पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है, लोक वित्त का टॉपिक है, उससे प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो यहां पे चूंकि आप हाल ही में पढ़े थे तो इस टॉपिक से फिर प्रश्न गलत ना हो, इसलिए आज के क्लास में हम उसे कोरिलेट करके यहां पे ले लिए। बाकी आगे जो माइक्रो में हम क्रम से बढ़ रहे हैं, पहले सेगमेंट के अंतर्गत कंज्यूमर सरप्लस है, उसे देखेंगे। फिर नया टॉपिक उत्पादन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास को मैं यही रोकता हूं। अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को देख पे जरूरत पड़े पुनः आप इसे समझ लीजिए, और प्रश्न किसी भी हाल में आपसे गलत ना हो, निश्चित रूप से आप सफल हों, यह अपेक्षा करता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद।